एवरीवन वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस यूर एनी टाइम क्लासरूम। तो गैस 8:30 बज चुका है और 8:30 बजे डेली लगाते हो आप लोग एक सेट, ठीक है, जिसमें होते हैं 100 क्वेश्चंस। तो आज हम लोग एक और सेट इसमें करने जा रहे हैं, तो जल्दी से आप सभी आ जाओ क्योंकि ये सेट आपके बिहार ESI एग्जाम जो होने वाला है और बिहार SI जो मेंस होने वाला है उन सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और कोई भी एग्जाम जहाँ पे भी जीके पूछा जाएगा उन सभी एग्जाम के लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जल्दी से आप सभी लाइव आ जाओ, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बिहार में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? बिहार में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? कब हुई थी? ये हुई थी 1959 में, ठीक है। 1959 में आपको पता है पहली बार पंचायती राज व्यवस्था जो है राजस्थान के नागौर में लागू हुआ था। लेकिन उसके साथ ही और भी बहुत सारे स्टेट्स थे जहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था लागू हो चुका था। और अगर एक बात इसमें यहाँ पे और मैं ऐड करूँ इसमें, तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले पंचायती सिस्टम जो है, ये तो हम लोग पढ़ते हैं राजस्थान के नागौर में सबसे पहले लागू किया गया, लेकिन ये ऑफिशियली, लेकिन पंचायती सिस्टम जो है डिसेंट्रलाइज सिस्टम जो है ये सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? तो ये सबसे पहले बिहार में ही लागू हुआ था, ठीक है। इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है। जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तब भी बिहार में पंचायती राज व्यवस्था था, ठीक है। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद जो एक नए सिरे से पंचायती राज व्यवस्था की गई वो सबसे पहले राजस्थान के नागौर में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम था। तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम क्या था? कौन सा भाषा? तो यह है पाली भाषा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में महालया का क्या तात्पर्य है? बिहार में महालया का क्या तात्पर्य है? तो बिहार में महालया का तात्पर्य है पितृपक्ष से। किससे? पितृपक्ष। महालया पूजा, दुर्गा पूजा जब स्टार्ट होता है उससे जस्ट एक दिन पहले हम लोग यहाँ पे मनाते हैं, महालया पूजा मनाते हैं ना, उसी के बारे में पूछा गया है। तो किससे उसका संबंध है? उसका संबंध है पितृपक्ष से। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य की प्रथम रेलवे का नाम बताइए। बिहार राज्य का प्रथम रेलवे कौन सा वो रेलवे है जो बिहार में सबसे पहली बार चली थी? तो वह है ईस्ट इंडिया रेलवे, ठीक है। हावड़ा से राजमहल ये चली थी और यह है ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी का नाम था, ठीक है। साहेबगंज होते हुए हावड़ा से राजमहल इसका जो मार्ग था वो था। और अगर ईयर आपसे पूछ लिया जाए कि कब ये सब हुआ था, तो ये लगभग 1859-60 में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1981 में। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? गांधी जी ने जो विदेशी वस्तुओं के जो बहिष्कार है उसको समर्थन किया, इसका कारण क्या था? इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना। अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? इन चारों में से बताना है भारत में सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है। तो ये है आपका जलोढ़ मिट्टी, जो भारत के कॉन्टेक्स्ट में सबसे महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, जवाहर रोजगार योजना क्रियान्वित की जाती है। जवाहर रोजगार योजना किसके द्वारा क्रियान्वित की जाती है? किसके द्वारा की जाती है? तो ये केंद्रीय सरकार के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति या कोरम क्या है? लोकसभा आयोजित करने के लिए कोरम कितना है? तो आपका सही आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका जो आंसर है वह होगा 1/10, ठीक है। कोरम 1/10 होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। गलती से भी सी ऑप्शन को टच मत करना, नहीं तो आप लोग गलती कर बैठोगे। अगला क्वेश्चन है, संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है, वह कौन है? संसदीय प्रकार की सरकार में एक स्टेटमेंट जारी किया गया, वह बराबर वालों में पहला होता है। इस स्टेटमेंट में आपको बताना है वह के स्थान पे कौन आएगा। कौन आएगा? तो वह के स्थान पे प्रधानमंत्री आएगा, ठीक है। आप जानते हो एक मंत्री परिषद होता है, उसका जो प्रधान है उसी को हम लोग प्रधानमंत्री बोलते हैं, इसलिए बोला गया है वह बराबर वालों में पहला होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की मिलिट्री एकेडमी स्थित है।
भारत की मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? तो भारत की मिलिट्री एकेडमी देहरादून में स्थित है। कहाँ स्थित है मिलिट्री एकेडमी? देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक है मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है। भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है किसके अंतर्गत? किसके अंतर्गत? तो भारतीय रिजर्व बैंक नोट जारी करता है नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाते हैं? ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1959 ईस्वी तक पाकिस्तान की राजधानी थी। 1959 ईस्वी तक पाकिस्तान की राजधानी कहाँ थी? ये मैंने आपको बताया हुआ पहले भी। तो इसकी राजधानी थी कराची, लेकिन 1959 के बाद राजधानी हो गया इस्लामाबाद। अगला क्वेश्चन है, भारत में फेरा का स्थान ले लिया है। तो भारत में फेरा का स्थान किसने ले लिया है? जल्दी बताओ किसने लिया है? ये लिया गया है फेमा के द्वारा। ठीक है। यहाँ से आप सभी मुझे फेरा का फुल फॉर्म बताओ क्या होता है? फेरा का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट। क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट। क्लियर है। इसकी स्थापना कब हुई थी? ये भी आपसे पूछा जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1973 में। ठीक है। 2 क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जाता है, इसकी स्थापना कब हुई और ये इफेक्ट में कब से आया, यानी कब से ये काम करना चालू किया? 1974। इसीलिए आप देखते हो कभी आपका आंसर 73 हो जाता है, कभी 74 हो जाता है। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको थोड़ा सा ध्यान से आपको याद रखना होता है। ठीक है। इसकी स्थापना 1973 में हुई, इफेक्ट में ये आया 1974 में। लेकिन अब जो क्वेश्चन है कि फेरा फेमा कब बन गया, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो फेरा फेमा बन गया 1999 में। क्लियर है। अब यहाँ से फेमा का भी फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फेमा का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है? तो भारत में जितना भी स्थलीय भाग है उसमें से जलोढ़ मिट्टी का कितना परसेंटेज है? तो जलोढ़ मिट्टी का है लगभग 24%। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? इन सब में से आपको बताना है किसकी राज्यभाषा अंग्रेजी है। आपको लग रहा होगा नागालैंड ऑप्शन में होगा, जल्दी से टिक करके निकल जाएंगे, लेकिन नागालैंड तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो क्या होगा आपका सही आंसर? तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा मेघालय। ठीक है। देखो, नागालैंड के अलावे भी कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे इंग्लिश जो है वह वहाँ का राजभाषा है। ठीक है। जैसे आपका लिख लो अगर कहीं नोट डाउन करना चाहो, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, मेघालय, नागालैंड और एक और है चंडीगढ़। ठीक है। तो इन सभी राज्य का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, वहाँ का राजभाषा है, वो है इंग्लिश। क्लियर है। इसके अलावे भी सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर भी कुछ स्टेट्स में इंग्लिश को यूज़ किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे यानी बिहार में सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे उर्दू का इस्तेमाल होता है। उसी तरह से सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर गोवा, ठीक है, सिक्किम, दिल्ली, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार, ठीक है, और आपका और कौन सा एरिया है? पुडुचेरी का भी एरिया है। ठीक है। इन सारे एरिया जो हैं यहाँ पे सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर इंग्लिश का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा मेघालय। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? सूचना का अधिकार यानी राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI, ये कब पारित हुआ था? तो RTI पारित हुआ था 2005 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है कैसा? किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर में कैसा संबंध होता है? कैसा संबंध होता है? प्रतिलोम यानी इनवर्स। अब इसको समझना बहुत आसान है, थोड़ा सा आप अगर दिमाग पे जोर डालोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। किसी भी अर्थव्यवस्था में देखो,
मुद्रा का वैल्यू जितना अधिक होगा, जो सामान का कीमत है वो उतना ही कम होगा। ठीक है, कैसे? अब मैंने बताया हुआ था आपको, 10 रुपये में अगर आप एक टॉफ़ी खरीद सकते थे आज से 10 साल पहले, तो अभी आपको पता है उस टॉफ़ी का कीमत जो है वो 50 रुपये हो चुका है। इसका मतलब क्या हो गया? मुद्रा का वैल्यू घट रहा है। तो जैसे ही मुद्रा का वैल्यू घटेगा, कीमत जो है वह बढ़ने लगेगा। उसी तरह से अगर मुद्रा का वैल्यू बढ़ गया तो कीमत घटने लगेगा। ठीक है, इस हिसाब से आपको याद रखना है, इनका रिलेशन जो होता है वो प्रतिलोम या इनवर्स होता है। अगला क्वेश्चन है, मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? तो मूल्यह्रास सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस निवल राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर होता है। इसके बराबर? सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस निवल राष्ट्रीय उत्पाद अगर निकालोगे तो आपका निकलेगा मूल्यह्रास। ठीक है, तो आपसे बहुत बार पूछा जाता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? ये होता है निवल राष्ट्रीय उत्पाद प्लस मूल्यह्रास। क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? पब्लिक और प्राइवेट का जो डिफरेंशिएशन है वो कैसे किया जाता है? तो वो किया जाता है स्वामित्व के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक पोर्ट्रेट्स ऑफ एन एरा। क्या है पुस्तक का नाम? पोर्ट्रेट्स ऑफ एन एरा। इसके लेखक कौन है? कौन है पोर्ट्रेट्स ऑफ एन एरा के लेखक? तो इसके लेखक हैं तारा अली बेग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है, इन सब में से एक वैसी नदी कौन सी है जो मरुस्थल की है? तो आसान सा क्वेश्चन है, यह है लूनी नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? किस नदी पर हुआ है? तो राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण चंबल नदी पर हुआ है। अगला क्वेश्चन है, बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं होती है। बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? इन्हीं लाइंस को हम लोग कॉन्टूर लाइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्टूर लाइंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्टैगफ्लेशन स्थिति है। स्टैगफ्लेशन कैसा स्थिति है? तो स्टैगफ्लेशन वैसा स्थिति है जहां पे इन्फ्लेशन के साथ साथ बेरोजगारी भी आता है। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे सही आंसर? आपका सही आंसर हो जाएगा गतिरोध और मुद्रास्फीति। जब दोनों साथ में आ जाता है तो इसको हम लोग स्टैगफ्लेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में खेतड़ी कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, एजूथचान पुराकारम। एजूथचान पुराकारम किस प्रदेश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है? यह एक सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है, आपको बताना है किस प्रदेश का। एजूथचान पुराकारम, तो ये केरल का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन है, चरक किस राजा के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे? चरक किस राजा के दरबार में रहते थे? तो किसके दरबार में थे चरक? तो चरक कनिष्क के दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरपर्सन को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरपर्सन को कौन नियुक्त करता है? कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, कालानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? आसान सा क्वेश्चन है, पहले भी मैंने बता रखा है। अकबर की आयु कितनी थी राज्याभिषेक के समय में? तो राज्याभिषेक के समय में अकबर की आयु थी लगभग 13 वर्ष। ठीक है, ऑलमोस्ट 13 वर्ष उनकी आयु थी जब उनका राज्याभिषेक हुआ था। अगला क्वेश्चन है, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? अगर आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आरोही क्रम के अनुसार में हम लोग सारे स्टेज को सजाएं तो कौन सा सही होगा? सबसे पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और लास्ट में संन्यास। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए।
अगला क्वेश्चन है, दोनी पोलो किस प्रदेश की जनजातियों का धर्म है या रीति है? दोनी पोलो किस प्रदेश के जनजातियों का रीति है? तो ये नागालैंड के जनजातियों का रीति है। अगला क्वेश्चन है, केरल के तट को कहते हैं, तो केरल के तट को क्या कहा जाता है? केरल के तट को क्या कहा जाता है? मालाबार तट कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? अनंतपुर जिला कहाँ है, किसका जिला है? ये आंध्र प्रदेश का जिला है। आपको बताना है किस चीज के लिए ये प्रसिद्ध है, तो ये गोल्ड के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बहादुर शाह था, इन चारों ऑप्शंस में बताना है बहादुर शाह से रिलेटेड कौन सा पॉइंट सही है। तो बहादुर शाह अंतिम मुगल शासक था। अगला क्वेश्चन है, मैत्री मंदिर कहाँ है? मैत्री मंदिर कहाँ है? तो मैत्री मंदिर पुडुचेरी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जातियां, उनका तंत्र, उत्पत्ति और विकास, यह किसका शोध पत्र था? भारत में जातियां, उनका तंत्र, उत्पत्ति और विकास, यह किनका शोध पत्र है? किनका शोध पत्र था ये बाल गंगाधर तिलक का शोध पत्र था। ठीक है, किनका? बाल गंगाधर तिलक का। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद की हुसैन सागर झील किसके द्वारा बनवाई गई थी? हैदराबाद की हुसैन सागर झील किसके द्वारा बनवाई गई थी? हैदराबाद का हुसैन सागर झील किसके द्वारा बनवाया गया था? ये हजरत हुसैन शाह वली के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? हजरत हुसैन शाह वली के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स थे, कार्ल मार्क्स कौन थे? तो कार्ल मार्क्स जर्मन चिंतक थे। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का निम्न में से कौन सा अंग विश्व शांति के लिए उत्तरदायी है? विश्व शांति के लिए कौन सा अंग संयुक्त राष्ट्र का उत्तरदायी है? तो विश्व शांति के लिए सुरक्षा परिषद उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विश्व धरोहर स्थल टेराकोटा आर्मी किस देश में है? टेराकोटा आर्मी ये उस स्थल का नाम है और ये एक प्रसिद्ध विश्व धरोहर है। आपको बताना है किस देश का है ये, तो ये है चीन का। ठीक है, टेराकोटा आर्मी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रीय संगीत में ख्याल और तराना के संस्थापक कौन माने जाते हैं? ख्याल और तराना के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो ख्याल और तराना के संस्थापक अमीर खुसरो को माना जाता है। तबला के भी संस्थापक यही हैं, संस्थापक नहीं, तबला के निर्माणकर्ता। अगला क्वेश्चन है, काला धन है, काला धन किसको हम लोग कहते हैं? तो काला धन बेहिसाब धन। यहाँ पे आप चारों ऑप्शंस में से देखोगे तो आपका सही आंसर जो होगा वो सी होगा, बेहिसाब धन। ठीक है, बेहिसाब धन का मतलब हो गया वैसा धन जिसका कोई हिसाब नहीं है, उसी को हम लोग काला धन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सही नहीं है? इन चारों में से देखो, चार फसल दिए हुए हैं, आपको बताना है रबी और खरीफ में से किसका मैच सही नहीं किया हुआ है। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा चना। चना खरीफ फसल नहीं है, चना एक रबी फसल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम लिखने की कला विकसित हुई? सर्वप्रथम लिखने की कला कहाँ विकसित हुई? तो सर्वप्रथम लिखने की कला मिस्र में विकसित हुई थी। कहाँ हुई थी? मिस्र में सबसे पहले लिखने की कला विकसित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? करगम, करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो ये तमिलनाडु का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, हनुक नामक प्रकाश का महोत्सव किस धर्म से संबंधित है? हनुक किस धर्म से संबंधित है? तो ये यहूदियों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में आरंभ में राष्ट्रपति शासन की अवधि होती है? किसी राज्य में आरंभ में राष्ट्रपति शासन की अवधि होती है? तो आरंभ में राष्ट्रपति शासन की अवधि कितनी होती है? जल्दी बताओ।
तो किसी भी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो आरंभ में इसकी अवधि 6 माह होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज़न भी हो सकता है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके आपसे पूछता कि राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद कितने दिनों के भीतर संसद में अनुमति ले लेनी चाहिए, तो ये होता है 2 माह, ठीक है। अगर 2 माह के अंदर संसद से परमिशन ले लिया गया, यानी संसद में बिल पास कर दिया गया, हाँ चलो ठीक है यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, तो 6 महीनों के लिए राष्ट्रपति शासन लागू होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है राष्ट्रपति शासन की अवधि आरंभ में कितनी होती है, तो ये हो जाएगा आपका 6 माह, ठीक है। अगर 2 माह में बिल पास नहीं हुआ तो राष्ट्रपति शासन खत्म हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि। पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है, क्या कारण है इसका? क्योंकि जैसे ही आप पहाड़ पे चढ़ते हो, ठीक है, तो क्या होता है, जैसे ऊपर आप जाते हो तो वायु दाब कम हो जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि। तो रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से कैसे बचाते हैं? कैसे बचाते हैं? देखो, जो भी सामान हम लोग रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो रेफ्रिजरेटर के न्यून तापमान होने के कारण क्या होता है, जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय हो जाते हैं, या यूं कह सकते हैं कि उनका ग्रोथ जो है वह स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है। स्लो डाउन हो जाता है या निष्क्रिय हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो सामान कभी खराब नहीं होगा, लेट से खराब होगा, ठीक है। इसलिए आप देखते हो बहुत बार फ्रिज में रखा हुआ सामान जैसे ही आप बाहर निकालते हो कुछ ही समय में वो खराब हो जाता है, क्योंकि जो भी उसमें जीवाणु और फफूंदी है वो निष्क्रिय हुआ है, वह मरा नहीं है। तो जैसे ही उसको अच्छा टेम्परेचर मिलता है वह ग्रोथ में आ जाता है। अगला क्वेश्चन है रक्त के AB वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्त दान कर सकता है जिसके रक्त का वर्ग हो। तो AB वाला किसको रक्तदान कर सकता है? तो AB वाला सिर्फ AB वाले को ही रक्त दे सकता है। अगला क्वेश्चन है पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती है? पक्षी बहुत ऊंचाई पर उड़ती है फिर भी उसको सांस लेने में प्रॉब्लम क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनमें अतिरिक्त वायु कोश होता है, ठीक है, एयर सैक इसको बोलते हैं, जिसमें वो हवा भर के रख लेते हैं और फिर जब अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो उसमें जो स्टोर किया हुआ ऑक्सीजन है वही वो लोग लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है शेषेर कविता निम्नलिखित में किसकी रचना है? शेषेर कविता किसकी रचना है? किसकी रचना है? ये रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। अगला क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं होता है? स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व नहीं होता है? कौन सा नहीं होता है? टंगस्टन नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वह चुनिए जो मिश्रण नहीं है। इन सब में से आपको वो चीज चुनना है जो मिश्रण नहीं है, तो वह आपका कौन सा? आसुत जल, वायु, गैसोलीन, LPG, ये सभी मिश्रण है। आसुत जल जो है यह मिश्रण नहीं है। अगला क्वेश्चन है वेद समाज की स्थापना किसने की? वेद समाज की स्थापना किसने की? वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है? किसी भी ठोस की शुद्धता कैसे हम लोग निर्धारित करते हैं? तो ये उसके गलनांक बिंदु से निर्धारित करते हैं, यानी मेल्टिंग पॉइंट से निर्धारित करते हैं। हर एक ठोस का एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। अगर उसमें कुछ इम्प्योरिटीज मिला हुआ है तो ये मेल्टिंग पॉइंट जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। इस कारण से हम लोग पता कर सकते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया गया है? ऑक्सीकरण को कैसे परिभाषित किया गया है? तो ऑक्सीकरण को कैसे परिभाषित करते हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉनों की हानि, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉनों की हानि हो रही है तो उसको हम लोग ऑक्सीडाइजेशन बोलेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉनों की लाभ हो रही है तो उसको हम लोग रिडक्शन बोलेंगे।
अगला क्वेश्चन क्या है, भौतिक संतुलन कार्य करता है। भौतिक संतुलन कैसा कार्य करता है? भौतिक संतुलन कार्य करता है तो भौतिक संतुलन समानांतर बल के नियम पर कार्य करता है। भौतिक संतुलन समानांतर बल के नियम पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है? किसके समानुपाती? तो गिरने के समय के वर्ग के समानुपाती होती है, जो भी मुक्त अवस्था में वस्तु नीचे गिर रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रक तथा एक कार समान गतिज ऊर्जा के साथ गतिशील है। उन्हें रोकने के लिए अगर समान बल प्रयुक्त किया जाता है तो क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शंस को पढ़ो और जल्दी से आंसर करो। क्या बोला जा रहा है? एक ट्रक है और एक कार है, दोनों समान काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव कर रहा है। उनको रोकने के लिए सामने से जो फोर्स अप्लाई किया गया वो भी एक ही जैसा है। तो अब आप बताओ क्या असर होगा? अब देखो, इसमें कन्फ्यूज़न आपको हो सकता है, लेकिन एक बार समझ लो, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। क्या बोला जा रहा है? एक ट्रक है और एक कार है। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि इसमें सेम फोर्स अगर दोनों में अप्लाई किया गया है तो ट्रक जो है वह लंबी दूरी तक तय करेगा और कार जो है वह कम ही दूरी पे रुक जाएगा। पर ऐसा नहीं होगा, ये गलत है। दोनों समान दूरी तय करेंगे। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ट्रक को आप लंबा चौड़ा जरूर देख रहे हो, पर जिस काइनेटिक एनर्जी के साथ ये मूव कर रहा है उसी काइनेटिक एनर्जी के साथ कार भी मूव कर रहा है। अब हुआ क्या? रोकने के लिए इसको काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही फोर्स अप्लाई करना होगा। जब दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम है तो इसका स्ट्रक्चर क्या है उससे हमें मतलब नहीं है। ठीक है। हम जब सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो सेम दूरी तक दोनों मूव करेगा, उसके बाद ये रुक जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, चिमटा या फायर टोंग्स किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? चिमटा किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? तो चिमटा जो है यह तृतीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस नामक विश्व धरोहर स्थल किस प्रदेश में है? बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, यह एक विश्व धरोहर स्थल है। आपको बताना है किस जगह पर स्थित है ये। तो ये गोवा में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना होगा, नहीं तो आप गलती करके निकल जाओगे। ध्वनि अनुदैर्घ्य, ठीक है, मैंने बोला हुआ है प्रकाश अनुप्रस्थ, ध्वनि अनुदैर्घ्य, तो आपका सही आंसर यहाँ पे अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में होगा। लेकिन ये गलत है। ठीक है। यहाँ पे जब आप इसको थोड़ा सा डिटेल से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ध्वनि जो है यह अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों तरह का तरंग होता है, लेकिन अलग अलग सिचुएशन में। ध्वनि का अगर हम लोग बात करेंगे कि गैस में कैसा इसका संचार होता है, तो गैस में केवल अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में ही ध्वनि संचार करती है। ठीक है। लेकिन वहीं पे ठोस और द्रव का अगर बात करेंगे, इसमें ये अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों प्रकार की तरंगों के माध्यम से संचार करती है। इसका मतलब क्या हुआ? ये अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों तरंगों के रूप में संचार करती है। ठीक है, या संचरण करती है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत वाहक बल बराबर होता है। विद्युत वाहक बल किसके बराबर होता है? विद्युत वाहक बल ऊर्जा प्रति यूनिट आवेश के बराबर होता है। किसके बराबर? ऊर्जा प्रति यूनिट आवेश के, यानी चार्ज के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है। एक परमाणु द्रव्यमान को कैसे व्यक्त किया जाता है? किस यूनिट में व्यक्त किया जाता है? किस यूनिट में व्यक्त करते हैं? AMU में। किस में करते हैं? AMU। ठीक है। इसमें हम लोग किसी भी, यानी एटॉमिक मास यूनिट में किसी भी परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त करते हैं। और एक MU अगर आपसे पूछा जाए कितना किलो के बराबर होता है, तो एक AMU 1.66 × 10⁻⁻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 ⁻
-27 kg के बराबर होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से संत मोची का कार्य करते थे? निम्नलिखित में कौन सा संत मोची का कार्य करते थे? ये हैं संत रैदास, ये मोची का कार्य करते थे। अगला क्वेश्चन है, नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चलित होता है? कितने मांसपेशियों का एक सेट है जिसके कारण से जो नेत्र गोलक है, ठीक है, इसको संचालित किया जाता है? तो कितने मांसपेशियों का सेट है? तो वो है आपका 6 मांसपेशियों का सेट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा तमिल व्याकरणिक ग्रंथ है? यानी तमिल व्याकरण, इन चारों में से बताना है तमिल व्याकरण कौन सा है। तो तमिल व्याकरण है तोलकाप्पियम। कौन सा है? तोलकाप्पियम। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वेद आधा गद्य और आधा काव्य है? तो कौन सा वो वेद है जिसमें गद्य भी है और पद्य भी है? तो वह है आपका यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद गद्य और पद्य का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है, अम्ल का स्वाद होता है, यानी एसिड का स्वाद कैसा होता है? आसान सा क्वेश्चन है, एसिड का स्वाद कैसा होता है? तो एसिड का स्वाद खट्टा होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर ने फारस के राजा शाह अब्बास प्रथम की पेंटिंग के लिए किसे फारस भेजा था? तो जहांगीर ने अपने दरबार से एक पेंटर को फारस भेजा था। किसके लिए? तो शाह अब्बास जो वहाँ का राजा था, उसके पेंटिंग के लिए। आपको बताना है वो कौन सा पेंटर था। कौन सा पेंटर था वो? तो वो था बिशन दास। क्या नाम था? बिशन दास, उस पेंटर का नाम था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में महायान बौद्ध पंथ के अनुसार कौन से भविष्य के बुद्ध हैं? तो भविष्य के बुद्ध का जो होने वाला अवतार है वो कौन सा है? वो है मैत्रेय। कौन सा है? मैत्रेय। अगला क्वेश्चन है, भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? झंडा दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 दिसंबर को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? लोकसभा में ST SC का जो आरक्षण है वह किस अनुच्छेद के तहत है? किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 330 के तहत। अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? लक्षद्वीप के न्यायिक जो भी कार्य हैं वह कौन सा न्यायालय करता है? कौन सा न्यायालय करता है? तो वह है आपका केरल हाई कोर्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली को NCT यानी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया? नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो दिल्ली को बनाया गया, आपको बताना है किस संविधान संशोधन में ऐसा किया गया। तो वो संविधान संशोधन जो है वह है आपका 69वां, 69th। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में कौन सा नया राज्य बनने के लिए संशोधित किया जाना है? अगर नए राज्य का निर्माण होता है तो किस अनुसूची में संशोधन होगा? किसमें होगा? आसान सा क्वेश्चन है, ये आपका पहला अनुसूची। ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि पहले अनुसूची में क्या मिलता है आपको? संघ और राज्य क्षेत्र। तो अगर नए राज्यों का निर्माण हुआ है तो कुछ ना कुछ उसमें फेरबदल करना होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में अगले सत्र से खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है? यानी वो राज्य अब खुद का शिक्षा बोर्ड बनाएगा। वो कौन सा राज्य है? वो राज्य है दिल्ली। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, PM मोदी ने हाल ही में किस शहर में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया है? तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया गया है दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में PNB हाउसिंग फाइनेंस के नए MD और CEO नियुक्त हुए हैं? तो कौन अभी किस चीज़ का? तो PNB हाउसिंग फाइनेंस का न्यू MD और CEO नियुक्त हुआ है, यह है हरदयाल प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 8 अगस्त 2020 को पूरे देश में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 8 अगस्त जिस दिन भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, आपको बताना है इस बार वह कितनवां वर्षगांठ था उसका। इस बार 78वां वर्षगांठ था।
अगला क्वेश्चन है, आईसीसी ने हाल ही में किस देश को T20 वर्ल्ड कप 2021 की मेजबानी दी है? तो अभी हाल ही में आईसीसी के द्वारा T20 वर्ल्ड कप 2021 का मेजबानी दिया गया है। आपको बताना है वो कौन सा देश है। वो देश है भारत। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में परिवार पहचान पत्र यानी PPP नामक एक विशिष्ट पहचान पत्र लॉन्च किया है? परिवार पहचान पत्र ये किस राज्य में लॉन्च हुआ है? ये लॉन्च हुआ है हरियाणा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस योजना के तहत आरबीआई ने बिना इंटरनेट के 200 रुपये तक ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है? आरबीआई ने बिना इंटरनेट, ध्यान रखना है आपको, बिना इंटरनेट के 200 रुपया तक का ट्रांजैक्शन किया जा सकता है, ऐसा एक सुविधा लाया है। आपको ये बताना है उसका नाम क्या है। उसका नाम है पायलट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं? तो यूपीएससी के अध्यक्ष चेंज हो चुके हैं। आपको बताना है नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो कौन बने हैं? ये हैं प्रदीप जोशी, जो यूपीएससी के अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रत्येक वर्ष हम लोग 7 अगस्त को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किन 2 शहरों के बीच भारत की प्रथम किसान रेल चलाई गई है? किसान रेल अभी हाल ही में चलाई गई है किन 2 शहरों के बीच? किन 2 शहरों के बीच? तो देवलाली है और दूसरा शहर है दानापुर। ठीक है, देवलाली और दानापुर के बीच में किसान रेल चलाई गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बने हैं? तो भारत का जो कैग है वह चेंज हो चुका है और वह कौन बने हैं? वो बने हैं जीसी मुर्मू। ठीक है, जीसी मुर्मू बने हैं भारत के नए कैग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले कप्तान बने हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले क्रिकेट बन गए हैं इयोन मॉर्गन। ठीक है, ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन घरेलू रेटिंग एजेंसी आईसीआरए के नए सीईओ बने हैं? तो आईसीआरए के नए सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? ये हुए एन शिवरमन। कौन नियुक्त हुए हैं? एन शिवरमन। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में पीएम मोदी के नए निजी सचिव बने हैं? तो पीएम मोदी के नए निजी सचिव जो थे, पर्सनल सचिव जो थे, वह कौन बने हैं? ये आपको बताना है। कौन बने हैं? वह हैं हार्दिक सतीश चंद्र शाह। कौन है? हार्दिक सतीश चंद्र शाह। तो ये हैं पीएम के नए निजी सचिव। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष भारत में मित्रता दिवस कब मनाया जाता है? बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन था, कुछ बच्चे मुझसे पूछ भी रहे थे कि सर इसमें कंफ्यूजन होता है, मित्रता दिवस 2 डेट में सेलिब्रेट किया जाता है। तो देखो, जब भी आपको इस तरह का 2 डेट मिले तो आपको ध्यान रखना है, एक इंटरनेशनल होगा और एक भारत का होगा। ठीक है, तो भारत में मित्रता दिवस यानी फ्रेंडशिप डे प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है अगस्त के पहले रविवार को। ठीक है, अगस्त महीने के पहले रविवार को। और वहीं पे अगर इंटरनेशनल आपसे पूछा जाए तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया जाता है? इसलिए मैंने दोनों साथ में ले लिया है ताकि आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो जाए। तो ये है 30 जुलाई को। 30 जुलाई को इंटरनेशनल मित्रता दिवस यानी फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बीमा कंपनी ने किसानों के लिए बहुत जरूरी है नामक अभियान शुरू किया है? अभियान का नाम क्या है? बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, इस नामक एक अभियान चलाया गया। आपको बताना है किस बीमा कंपनी ने यह अभियान चलाया है। यह है भारतीय एक्सा। ठीक है, भारतीय एक्सा ने यह अभियान चलाया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन पेटीएम मनी के नए सीईओ बने हैं? तो पेटीएम मनी के नए सीईओ नियुक्त हुए हैं। आपको बताना है वो कौन है। वो कौन है? वो है वरुण श्रीधर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय मूल की महिला को यूएन चीफ ने अपने सलाहकार समूह में शामिल किया है? कौन है वो? वो है अर्चना सोरंगे। क्या नाम है उनका? अर्चना सोरंगे। इनको यूएन चीफ ने अपने सलाहकार समिति में शामिल किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर रखा गया है। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसका नाम बदल दिया गया है। आपको बताना है इसका नाम क्या बन गया है। तो इसका नाम बन गया है शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, क्या बन गया है? शिक्षा मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसको एचआरडी मिनिस्ट्री बोलते थे, अब वो चेंज होकर फिर से शिक्षा मंत्रालय बन गया है। और अभी जो शिक्षा का न्यू जो पैटर्न है, ठीक है, वो भी आपको याद रहना चाहिए। क्या है वो है आपका 3+3+4। ये याद रखना। जो 10+2 वाला पैटर्न था वो खत्म हो चुका है। अब 5+3+3+4 जो न्यू पैटर्न है, ठीक है, 2020 में जिसको संशोधित करके चेंज किया गया, वो पैटर्न यही है। ठीक है, ओके गाइस, तो आज का टॉप 100 क्वेश्चन हमारा यहाँ पे पूरा होता है। चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेट में। टिल देन टेक केयर, बाय।